हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोस मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रियोन मीन्स ग्रेन्यूल। मतलब थ्रेड और ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? थ्रेड और ग्रेन्यूल लाइक। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी फ्लेमिंग और अल्टमान ने की थी। फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, पोरस एंड स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है तथा इन फोल्ड को क्रिस्टी कहते हैं। ये आउटलाइन बना लेते हैं डायग्राम की ना। ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, इनको कहते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर लगे होते हैं ओक्सिसोम। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से संबंधित। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली टाइप सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आरएनए, डीएनए और क्रेब्स साइकिल के एंजाइम होते हैं। ये है एनसीईआरटी। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी जनरेट होती है, एटीपी जनरेट होती हैं, जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारी करेंसी क्या होती है? रुपीज। रुपीज होती है। हमें कुछ भी मार्केट से खरीदना होता है तो हमें क्या जरूरत होती है? पैसे की। उसके बदले में तो हमें कोई चीज मिलती है ना। ऐसे सेल की करेंसी क्या है? एटीपी। अगर ये कुछ भी करना होता है ना सेल को, तो उसे किस चीज की जरूरत होती है? एटीपी। मतलब कुछ भी काम वो एटीपी खर्च करके ही कर सकती है। तो सेल की एनर्जी करेंसी क्या हुई? एटीपी। Mitochondria have two membrane covering. The outer membrane is porous, while inner membrane is deeply folded. Inner membrane कैसी होती है? Folded होती है. These fold increase surface area for ATP generating chemical energy. इन फोल्ड का बेनिफिट क्या होता है? क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन एरिया को बढ़ाती है। इसे ऐसे समझो, अगर ये फोल्ड ना होता तो ये मेम्ब्रेन कितनी थी? बस इतनी सी थी ना। लेकिन अगर इस फोल्ड को हम खोल देते हैं तो ये कम से कम इतनी हो जाती है। तो इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन सरफेस एरिया बढ़ गया। और जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है वो मेम्ब्रेन पे होती हैं, आपको पता है। तो इसीलिए ये स्पेस प्रोवाइड करती है फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके रूप में होती है रिलीज? एटीपी के रूप में। अभी बताया था एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी एक एडेनिन से 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं बॉन्ड द्वारा। जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है और उसी एनर्जी को सेल जो है यूज करती है। तो इसीलिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जितने भी केमिकल कंपाउंड बनते हैं या मैकेनिकल वर्क होते हैं सेल में, उसमें जो है एटीपी ही यूज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेली इन सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए और राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। और किसके कंट्रोल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है? डीएनए के। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या है? डीएनए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का कुछ प्रोटीन सिंथेसिस
कर सकती है, कुछ कर सकती है, 100% नहीं कर सकती है, लगभग 30%। बाकी 70% कैसा होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसके कंट्रोल में, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए होता है वही तो होता है बोस मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। यही बोस है डीएनए, इसी के कंट्रोल में सारी सेल जो है फंक्शन करती है। इसीलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ प्रोटीन सिंथेसिस कर लेती है, इसीलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस। जो राइबोसोम है ये 2 टाइप का होता है, 70S और 80S। 70S टाइप जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और यही प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की समानता किससे है, प्रोकैरियोटिक सेल से। Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. अपनी कुछ प्रोटीन बना सकती है। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome. Therefore, mitochondria are able to make some of their own protein. ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है। फर्स्ट टाइम सो माइटोकॉन्ड्रिया बाय कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। फ्लेमिंग ने इसको फाइला नाम दिया था, फाइला मीन्स फिलामेंट कह सकते हो। अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा था। क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी फ्लेमिंग एंड अल्टमान, लेकिन इसकी डिस्कवरी क्रेडिट किसको जाता है, फ्लेमिंग और अल्टमान को। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, बेंडा ने। इन प्लांट सेल एफ मेविस ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट। शेप एंड साइज, राउंड एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनकी शेप कैसी होती है, राउंड और थ्रेड लाइक। 0.05 से 0.1 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है। नंबर होते हैं 50 to 5000 इन सेल, इन पर सेल। जो एक्टिव सेल होती है, जो मोर एक्टिव सेल होती है उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा एटीपी की जरूरत है, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसलिए उसमें ज़्यादा होती है। और जो कम एक्टिव सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। 1 इन माइक्रोस्ट्रियाज एल्गी, ये एल्गी है एक माइक्रोस्ट्रियाज, इसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है। 5 लाख तक मिलती है कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें इतनी ज़्यादा नंबर में क्यों मिलती है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें सारे काम जो है एक सेल के अंदर ही करने पड़ते हैं, मतलब पूरी लाइफ स्पॉन करनी पड़ती है एक ही सेल के अंदर। मतलब ये जो सेल होती है मोर एक्टिव होती है, सारे काम इसी में हो रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारे काम इसी सेल के अंदर हो रहे होते हैं। इसलिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है तो एटीपी ज़्यादा चाहिए, और एटीपी जनरेट किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। केमिकल कंपोजिशन, प्रोटीन होते हैं 65 to 70%, फॉस्फोलिपिड होते हैं 25%, आरएनए होता है 0.5% एंड डीएनए होता है। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ईस्ट क्या है, फंगी है, तो इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एटीपी जनरेट होती है। रेस्पिरेशन जो है 3 स्टेप में होती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और नंबर 3 ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर सेल में जितना भी लिविंग मटेरियल होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से,
पायरुविक एसिड में। और इस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे बनते हैं कुछ FADH2, NADH2 और कुछ डायरेक्ट ATP। और ये जो FADH2 और NADH2 बनते हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसके थ्रू होती है जनरेट ATP। ओके बच्चों। और ये ETS होती कहाँ है? ऑक्सीसोम में। ऑक्सीसोम कहाँ होते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ATP है ये क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP जनरेट हो रही है। नंबर दूसरा फंक्शन है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस ट्रांसफर और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। किसके थ्रू होता है? DNA के थ्रू। देखो बेटा, इसे ऐसे समझते हैं, जो मेल गैमिट होता है उसे बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमिट होता है उसे बोलते हैं ओवा। जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें बहुत कम होता है, लेस मात्रा का होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है ओवा में। ठीक है, और इसके साइटोप्लाज्म में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? DNA। इसीलिए जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसके थ्रू हुआ? ओवा के द्वारा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, जो ओवा में प्रेजेंट है। तो एक काम माइटोकॉन्ड्रिया का ये भी हो गया, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नंबर 3 फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन, दो चीज सुनी थी, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पायरेशन, लेकिन ये दोनों का मिक्सचर है फोटो रेस्पायरेशन। मतलब एक एंजाइम होता है रूबिस्को, जो CO2 की प्रेजेंस में करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का तो पता होगा, जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं थ्रू किससे? CO2 H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या है? ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, जब CO2 प्रेजेंट हो। लेकिन जब किसी कारणवश CO2 की जगह ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, तो ये रूबिस्को CO2 से न जुड़कर O2 से जुड़ता है, और प्रोसेस होती है फोटो रेस्पायरेशन। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि इससे यील्ड घट रही है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है ना, इससे फोटोसिंथेसिस की यील्ड घट रही है, इसीलिए यह है एक वेस्टफुल प्रोसेस। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वैसे इसमें 3 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। होती किसमें? प्लांट में। कैसा प्रोसेस है? वेस्टफुल। क्यों? क्योंकि इसमें यील्ड घट रही है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, बाहर की स्मूथ एंड पोरस होती है, अंदर की फोल्डेड होती है। अंदर के फोल्ड को बोलते हैं क्रिस्टी, जिस पर होते हैं ऑक्सीसोम। अंदर का होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में होते हैं RNA, DNA, प्रोटीन, और इसमें होती है ATP सिंथेसिस। ठीक है, ATP जनरेट होती है, जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और जो क्रिस्टी का काम क्या होता है? ये सेल सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले किसने देखा था? पोलिकर ने। डिस्कवरी क्रेडिट जाता है फ्लेमिंग और अल्टमान, और नाम दिया था बेंड। राउंड और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है,
जिसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है, साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस होता है और फोटो रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करती है। तो आज का टॉपिक करते हैं यहीं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।